नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज गौरव गांधी और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन। दोस्तों आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल रिप्रेशन के बारे में। नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल रिप्रेशन? बिकॉज एज दे से द एरा ऑफ फाइनेंशियल रिप्रेशन इज हियर। फाइनेंशियल रिप्रेशन का दौर अब शुरू हो गया है। तो क्या होता है फाइनेंशियल रिप्रेशन, इसे बहुत बारीकी से समझेंगे। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या रेलेवेंस है इसको समझेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पसेस, जनरल लर्निंग बहुत जरूरी होगा। लेट्स बिगिन दोस्तों, आपको बड़ा मजा आएगा। सबसे पहले समझते हैं फाइनेंशियल रिप्रेशन होता क्या है। दोस्तों फाइनेंशियल रिप्रेशन बेसिकली होता यह है कि गवर्नमेंट आरबीआई को यह बात कहे कि आरबीआई आप अपना इंटरेस्ट रेट्स को एकदम कम कर दो, ताकि बैंक्स के पास जो इंटरेस्ट रेट जा रहा है वो बैंक के लिए पैसा लेना आरबीआई से कम हो जाए, ताकि बैंक आगे भी सस्ते में चीप में लोन्स दे सके। तो चीप लोन्स देने से क्या होगा, आपका इकोनॉमी और बेटर परफॉर्म करेगा, क्रेडिट इजी हो जाएगा। लेकिन चीप लोन्स के साथ साथ प्रॉब्लम ये होता है, और गवर्नमेंट भी लोन ले सकता है। गवर्नमेंट अगर लोन लेना चाहे बैंक से तो गवर्नमेंट लोन ले सकता है, और वो भी सस्ते में। यही होता है फाइनेंशियल रिप्रेशन। फाइनेंशियल रिप्रेशन बेसिकली होता ये है कि बैंक्स अपना लेंडिंग रेट को बिल्कुल कम से कम कर दें। बैंक अपना लेंडिंग रेट को जितना कम करेंगे उतना इजी होगा गवर्नमेंट के लिए डेट लेना, और डेट ले लेकर वो मतलब लोन ले लेकर अपना डेट इंस्ट्रूमेंट्स को चुका सकते हैं। जितना भी गवर्नमेंट का डेट है वो सब चुका सकते हैं। अब इसको समझते हैं दोस्तों। यहां से फाइनेंशियल रिप्रेशन कंप्राइजेस पॉलिसीज दैट रिजल्ट इन सेवर्स अर्निंग रिटर्न्स लो। तो ये ऑब्वियस है ना दोस्तों, अगर बैंक इजी लोन दे रहा है, लोन देना अगर वो जितना आसान करेगा उतना ही वो सेवर्स को दिक्कत होगा जो लोग यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें परसेंट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम मिलेगा। आज ही आप देख लीजिए, आप अपने बैंक में देखिए और आप बताइए कि सेविंग्स इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, एफडी का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। आप एक बार देखिए 3% से भी कम है सेविंग्स रेट। एफडी आज 4.5% 4% पे चल रहा है दोस्तों। तो अगर इस तरीके से चलेगा जहाँ इन्फ्लेशन ही हमारा उससे ज़्यादा है तो सेवर्स को तो दिक्कत होंगी। लेकिन ईजी फॉर बैंक्स टू गेट लोन, ईजी फॉर बैंक्स टू गेट लोन इज द पॉइंट. It can be particularly effective at liquidating government debt denominated domestic currency. It can also lead to a large expansion in debt to levels evoking comparisons, जो कि जापान में एक लॉस्ट डेकेड हुआ था। अगर आपको पता है तो बताइएगा दोस्तों, जापान्स लॉस्ट डेकेड एंड 1997 एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। 2007 में आया था यूएस फाइनेंशियल क्राइसिस, हाउसिंग क्राइसिस। ये 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था दोस्तों। ये फाइनेंशियल रिप्रेशन टर्म हैज बीन गिवन इन 1973 बाय स्टैनफोर्ड का इकोनॉमिस्ट एडवर्ड एस शॉ एंड रोनाल्ड आई McKinnon in order to disparage growth inhibiting policies in emerging markets. तो दोस्तों बेसिक बात है इंटरेस्ट रेट को लो कर देना, ताकि गवर्नमेंट इजीली लोन ले सके बैंक से। ये सिंपल बात है, या आरबीआई से। नाउ इंटरेस्टिंग क्या है, केन्स इज बैक। अब दोस्तों अगर आपको याद हो तो जो हमारा ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 1930s में, आज से 90 साल पहले कम से कम, उस समय एग्रीगेट डिमांड ऑफ द होल यूएस इकोनॉमी हैड गॉन डाउन एंड पूरा इकोनॉमी का चक्का रुक गया था, ऐसा लग रहा था। उस समय 1936 में जॉन मेनर्ड केन्स ने अपना एक बुक निकाला, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसमें उन्होंने बात किया कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो कह रहे हैं वो सब बकवास है। तो उसे बहुत ही ढंग से, शालीनता से वो कहते हैं कि वॉट एवर यू से इज गुड फॉर द लॉन्ग टर्म, बट इन द लॉन्ग टर्म वी ऑल आर डेड। So what he means by saying is कि हम देखना है कि एग्रीगेट डिमांड कैसे बढ़ाए, लॉन्ग टर्म में नहीं। तो उसके लिए सिर्फ दो ही तरीका है, मॉनेटरी और फिस्कल में। मॉनेटरी पॉलिसी ये है कि अपना इंटरेस्ट रेट को कम करो ताकि इजी लोन्स मिल सके, ताकि लोग आगे आगे क्रेडिट ग्रोथ करा सके और उससे ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सके। और सेकंड, गवर्नमेंट को भर भर के खर्चा करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहिए। ये सब कुछ गवर्नमेंट को करते रहना चाहिए ताकि लोगों को जॉब्स मिल सके, ताकि वो ज़्यादा कमा सके और वो ज़्यादा स्पेंडिंग करे और इकोनॉमी का चक्का वापस से घूमे, ताकि लोग और ज़्यादा मनी सप्लाई का वेलोसिटी अब बढ़ता रहे। तो ये था केन्शियन इकोनॉमिक्स, ये 1930s में आया था। उसके बाद फिर केन्शियन का भी इकोनॉमिक्स फेल हुआ आगे जाकर, और फिर दूसरे इकोनॉमिस्ट आए। अब कहा यह जाता है कि केन्स का इकोनॉमिक थ्योरी वापस से आने का वक्त आ गया है। नाउ पढ़ते हैं दोस्तों, इन द रेल्म ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग वी हैव कम अ लॉन्ग वे सिंस द लास्ट 40 years। 1980s का टाइम है जब गवर्नमेंट ने अपना स्पेंडिंग को कंट्रोल किया और सबने कहा कि अब आप मार्केट्स को फ्री छोड़ दीजिए, अपना टैक्स रेट्स को कम कर दीजिए, प्राइवेटाइजेशन को और ज्यादा बूस्ट करिए और फ्री मार्केट बना दीजिए, लेजर फेयर का तरीका यूज करिए ताकि मार्केट कैपिटलिज्म ज्यादा हो,
ड्राइविंग प्रिंसिपल बन जाए और बिजनेस अफेयर्स में आप बिल्कुल भी इंटरवीन ना करें, इससे एफिशिएंसी बढ़ता है। तो ये गवर्नमेंट ने किया सबने, बट टुडे गवर्नमेंट एट द सेंटर स्टेज टू सॉल्व इकोनॉमिक इश्यूज थ्रू देयर पॉलिसीज। दिस इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोटेक्शनिज्म, जो 1980s के पहले था या 1980s तक था, प्रोटेक्शनिज्म दैट हैज एक्सेलरेटेड द पेस ऑफ डी ग्लोबलाइजेशन। सो दोस्तों डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन के टाइम लेजा फेयर था, उससे बात था ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स होने का। ट्रिकल डाउन, जितना ज्यादा लोग कमाएंगे उतना ही ज्यादा वो नीचे तबके के लोग तक पहुंचेगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जब इकोनॉमी बिल्कुल अब स्लो डाउन के बाद स्टैग्नेंट होता जा रहा है या फिर डिप्रेशन में आ गया, रिसेशन में आ गया, डिप्रेशन में नहीं रिसेशन में आ गया, 2 क्वार्टर का नेगेटिव जीडीपी, अब गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन एंड गवर्नमेंट हैज टू स्टार्ट स्पेंडिंग लाइक व्हाट केन्स टोल्ड। द रोल ऑफ गवर्नमेंट टुडे इज इवन मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर टाइम। पैंडेमिक क्राइसिस चल रहा है जिसके वजह से अब वो सोशल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स तो बहुत ही खराब है इसके नेगेटिव। सो द ग्लोबल ग्रोथ आउटलुक इज कोलैप्स्ड। जीएफसी जो हुआ था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में, उससे भी ज्यादा खराब कंडीशन है आज के दिन पैंडेमिक में, कोरोना। इन सच सिचुएशंस इट इज इंपेरेटिव दैट गवर्नमेंट को एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी लाना होगा। सेंट्रल बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी को फिस्कल पॉलिसी से सपोर्ट लेना होगा। तो अब यह तरीका है ताकि आप निकल सकते हो इस रिसेशन से। जॉन मेनर्ड केन्स का एक बहुत फेमस कोट है दोस्तों, व्हेन द फैक्ट्स चेंज आई चेंज माई माइंड, व्हाट डू यू सर, व्हाट डू यू डू सर। तो ये दोस्तों ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जॉन मेनर्ड केन्स का बहुत फेमस ये कोट है। एंड यूके पीएम बोरिस जॉनसन जो बिल्कुल ये कहते थे कि हर्ड इम्यूनिटी ही रास्ता है, वो जब अब नया कोरोना वायरस का एक नया म्यूटेंट वायरस आया है, नया स्ट्रेन आया है, तो वो वापस से पूरे लंदन को लॉकडाउन में डाल रहे हैं और इंग्लैंड को लॉकडाउन में डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं वो डाल इसलिए रहे हैं, वो उन्होंने भी जब वापस से लॉकडाउन में डाला क्योंकि वो पहले नहीं मान रहे थे, लॉकडाउन नहीं करना चाहिए ऐसा उनका बिलीफ था, तो उन्होंने यही बात वापस से दोहराई। तो मैनी एनालिस्ट से दैट ही ट्राइड टू कॉपी जॉन मेनर्ड केन्स, दैट व्हेन द फैक्ट्स चेंज आई चेंज माय माइंड। लेज़र फेयर क्या होता है दोस्तों, ये एक स्नैपशॉट में है। गवर्नमेंट अपना जितना हो सके रेस्ट्रिक्शन कम से कम लगाए और इंटरवेंशन कम से कम करे। लेट्स डू इट मीन्स इन फ्रेंच, एंड कैपिटलिज्म बढ़े, फ्री मार्केट इकोनॉमी बढ़े और राशनल मार्केट थ्योरी बढ़े। लेज़र फेयर पॉलिसी ये होता है। सेंट्रल बैंक्स के बारे में सोचते हैं दोस्तों एक बार। सेंट्रल बैंक्स का ये काम हो गया कि अब वो ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। कैसे नहीं कर सकते समझते हैं। दे कांट इन्फ्लुएंस द लेंडिंग एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। दोस्तों आप समझिए, सेंट्रल बैंक का काम होता है अपना लोन रेट्स को कम कर देना। अगर उनसे सस्ते में पैसे मिलेंगे तो बैंक्स को सस्ते में पैसे मिलेंगे। बैंक्स को सस्ते में पैसे अगर सेंट्रल बैंक से मिलेंगे तो वो आगे लेंडिंग रेट को भी कम कर देंगे, ताकि हम जो बोरोवर्स हैं उनका बहुत बहुत फायदा हो जाए, बोरोवर्स को चीप लोन्स मिल जाएंगे। ये कहानी होता है। इसे ही कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके से ट्रांसमिट हुआ, आगे बढ़ा। अब आप देखिए कि सेंट्रल बैंक्स तो अपना लोन रेट, अपना रेपो रेट को कम कर दिए, जिसकी वजह से बैंक्स को चीप लोन मिल जाता है। बैंक्स में ऐसे ही सेवर्स बहुत रुपए डाल रहे हैं, तो बैंक में 8 लाख करोड़ के आसपास का दोस्तों रिजर्व्स भर गया है। बैंक आगे देना नहीं चाहते। अब बैंक आगे क्यों नहीं देना चाहते? एनपीए का क्राइसिस चल रहा है, बैड लोन्स का प्रॉब्लम। तो अब इस वजह से बैंक्स आगे लेंड नहीं कर रहे बहुत ज्यादा। तो अब सेंट्रल बैंक करे तो करे क्या, सेंट्रल बैंक के पास ज्यादा कुछ बचता नहीं है करने को। तो अब ये यहां पर प्रॉब्लम आ जाता है। तो अगर बैंक आगे नहीं देंगे लोन तो आदमी क्या करे, सेंट्रल बैंक्स भी क्या करे। तो अब इसीलिए सेंट्रल बैंक्स कह रहे हैं कि अब फिस्कल रिफॉर्म्स चाहिए, अब गवर्नमेंट को आना जरूरी है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम भी आपको दोस्तों याद होगा, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था। उसकी वजह से लोग बहुत कहते हैं कि इन्फ्लेशन हो जाएगा, लेकिन इन्फ्लेशन हुआ नहीं था। उस समय हम डिफ्लेशन में थे। रीजन पता है दोस्तों आपको? रीजन बहुत सिंपल है दोस्तों। आप ये देखिए, ये इक्वेशन आपको याद होगा, कई मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है। मनी सप्लाई इनटू वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब कितना ज्यादा खर्चा और चेंज ऑफ हैंड्स हो रहा है मनी का। आज आपने खर्चा किया, फिर आगे जिसके पास वो पैसे गए उन्होंने खर्चा किया। तो ये ऐसे मनी जब भागता रहता है तब इकोनॉमी बहुत जल्दी भागता है। लेकिन आज के दिन ऐसा हो रहा है कि मनी सप्लाई तो ठीक है आप बढ़ा दो, लेकिन वेलोसिटी ऑफ मनी तो बढ़ा ही नहीं है। लोग ज्यादा स्पेंडिंग कर ही नहीं रहे क्योंकि उन्हें फ्यूचर की टेंशन है, फ्यूचर उन्हें सर्टेन नहीं दिखता। इस वजह से आज वो अपना कंजम्पशन को कम कर रहे हैं। तो इस वजह से वेलोसिटी ऑफ मनी कम है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होने का डर कम है। If banks are unable to lend, the velocity of money, which is a measure of how fast the money is exchanged, does not change overall, and the impact on prices is less. Hence, lower inflation and lower growth. तो lower growth रहेगा।
अब बात यह है कि अब गवर्नमेंट को ही लेज़र फेयर इकोनॉमिक्स लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि और सेंट्रल बैंक के पास ज़्यादा कुछ रास्ता बचता नहीं है। तो इस वजह से सेवर्स को और दिक्कतें बढ़ेंगी और बोरोवर्स उतने ही ईजिली लोन ले पाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या पता है आपको दोस्तों, इंडिया में नंबर ऑफ सेवर्स आर मोर देन नंबर ऑफ बोरोवर्स। ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है दोस्तों। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में ऐसा होता है कि बोरोवर्स ज़्यादा होते हैं, क्रेडिट कार्ड उन लोग यूज़ करते हैं, हर चीज़ को खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर ये सब चीज़ चलता है कि क्रेडिट्स आप ईजी कर दो, कंजम्पशन बढ़ जाएगा। यहाँ पर सेवर्स ज़्यादा है। यहाँ आप सोचिए, जो एक गरीब आदमी, जो एक बूढ़ा आदमी है, समझ लीजिए बुजुर्ग आदमी है, आप ये समझिए, वो उनको क्या मिल रहा है अपना सेविंग्स पे? कोई इंटरेस्ट है 3%, आपका मनी वैल्यू एक्चुअल में कम होता जा रहा है। दोस्तों एक और ये इक्वेशन है, जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट्स। अब ये भी समझिए व्हाट द गवर्नमेंट नीड्स टू डू। अब गवर्नमेंट को क्या करना जरूरी है? गवर्नमेंट को ये करना जरूरी है दोस्तों कि आज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन बिल्कुल स्लो हो गए हैं, और आपको पता हो प्राइवेट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट मिलाकर 85% ऑफ आवर जीडीपी बनाता है, क्लोज टू 85%। बचा गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट। अब अगर ये दोनों ही ठप पड़े हुए, क्योंकि कंजम्पशन इतना नहीं हो रहा, इन्वेस्टमेंट इतना नहीं हो रहा, तो गवर्नमेंट को अपना स्पेंडिंग बढ़ाना होगा ना। यही तो केन्शियन इकोनॉमिक्स है। गवर्नमेंट को अपना स्पेंडिंग बढ़ाना होगा। स्पेंड मोर एंड स्टिमुलेट द इकोनॉमी इज व्हाट केन्स सेज। मैसिव गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज रिक्वायर्ड। सपोर्ट सोशलाइजिंग ऑफ क्रेडिट, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज बढ़ाए ताकि एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो, गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करे, हायर फिस्कल डेफिसिट विच मीन्स हायर डेट लेवल्स। और इसके वजह से अब क्या होगा कि फाइनेंशियल डिप्रेशन, वी वुड सी सेंट्रल बैंक्स बीइंग फोर्स्ड टू सपोर्ट द गवर्नमेंट इनिशिएटिव बाय इंटरवीनिंग इन द बॉन्ड मार्केट एंड प्रिवेंटिंग लॉन्ग टर्म यील्ड्स फ्रॉम राइजिंग। तो अब इससे क्या होगा कि बॉन्ड का लॉन्ग टर्म यील्ड भी बढ़ेगा नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल डिप्रेशन करके सस्ते में पैसा लेकर आरबीआई अंदर घुस रहा है मार्केट में और गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है। अल्टीमेटली जो लॉस होगा वो सेवर्स का होगा। गवर्नमेंट अपने आप अपना डेट डिनोमिनेटेड करेंसी को निकाल लेगा। कंसिडरिंग द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द पैंडेमिक एंड मॉनेटरी पॉलिसी हैज रीच्ड एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट टुडे। तो मनी सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसी ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल रिफॉर्म्स ही लाना अब जरूरी है, और अब गवर्नमेंट को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इज व्हाट एवरीबडी इज सेइंग। नाउ वो अब समझते हैं लास्टली व्हाट इज फाइनेंशियल डिप्रेशन। ये तो हमें पता ही है फाइनेंशियल डिप्रेशन क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है। इन्फ्लेशन से भी कम आपका इंटरेस्ट रेट हो जाए, ताकि आप ज़्यादा इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाए आपका सेविंग्स रेट। द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल डिप्रेशन इज टू कीप इंटरेस्ट रेट्स कॉस्ट लो, टू इन्फ्लेट द इकोनॉमी। इससे क्या होगा, इससे गवर्नमेंट बहुत इजीली बोरो कर पाएगा, डेट टू जीडीपी रेशियो कम हो जाएगा, क्योंकि सेवर्स को उतना ही अफेक्ट होगा। हाउ फाइनेंशियल डिप्रेशन इज इंप्लीमेंटेड, कैसे किया जा सकता है? आप इंटरेस्ट रेट पे कैप लगा दो ना, सेविंग्स रेट इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, आप कैप लगा दो तो सेविंग्स रेट आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही मिलेगा, एफडी एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही मिलेगा। अडॉप्टिंग कैपिटल कंट्रोल्स, फोर्स ट्रेजरी परचेजेस आरबीआई कर सकता है गवर्नमेंट का। हैविंग नेगेटिव नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, वही इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है लेकिन आपका रियल इंटरेस्ट रेट उतना ही नीचे जा रहा है। पुटिंग कर्व्स ऑन कैश होल्डिंग, आप सोचिए ट्रांजैक्शनल लिमिट्स लगाकर आपके हाथ में ज़्यादा पैसे रखने नहीं देगा आरबीआई या गवर्नमेंट। कैसे? कैश होल्डिंग पे ही आपका रेस्ट्रिक्शन लगा देगा, ट्रांजैक्शन लिमिट्स पे ही लिमिट लगा देगा, तो आपके हाथ में पैसे बचेंगे नहीं। What does this mean for markets and investors? ये अब important point है। Since March 2020, central banks have been taking decisive actions to reduce interest rates, which has led to a decline in bond yields. अच्छा, अगर bond yield अब नीचे हो जाए तो रिस्क प्रीमियम कम हो गया, जिसकी वजह से easy capital मिलने लगा, गवर्नमेंट से easily मिलने लगा पैसे। This has helped to drive the stock prices for growth stocks. तो अब इस वजह से ग्रोथ स्टॉक्स जो होते हैं इक्विटीज में, वो उनका प्राइसेस बढ़ने लगा, क्योंकि बॉन्ड मार्केट में इतना कोई फायदा नहीं हो रहा, तो अब इक्विटीज में गए लोग। लेकिन अगर फाइनेंशियल डिप्रेशन आप ज़्यादा लगाओगे तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा अगर तो बॉन्ड यील्ड ज़्यादा होगा, बॉन्ड यील्ड अगर ज़्यादा हुआ तो फिर ग्रोथ स्टॉक में लोग ज़्यादा नहीं लगाए। इस वजह से अब बॉन्ड्स अंडर परफॉर्म करेगा एंड ग्रोथ स्टॉक्स अंडर परफॉर्म। दस अब बेसिक पॉइंट ये है दोस्तों कि इन्वेस्टर्स को अब क्या करना चाहिए। इन्वेस्टर्स इक्विटीज में रुपए लगा सकते हैं, मनी को रोटेट फ्रॉम ग्रोथ स्टॉक्स इनटू साइक्लिकल्स लाइक कमोडिटीज में जा सकता है पैसा, ताकि इन्फ्लेशन को हेज कर सके। आप गोल्ड में लगा सकते हो ताकि आप क्या चीज़ बचा पाओ, आप अब हेजिंग कर पाओ फ्रॉम द डिबेसमेंट ऑफ फिएट करेंसी, फ्रॉम द मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी अनसर्टेनिटी, हमें पता ही नहीं है क्या होगा, एंड द पैंडेमिक क्राइसिस। तो इन सबसे बचने के लिए कमोडिटीज में डाल देना इज व्हाट वन ऑफ द ऑथर्स सेज, कि ऐसा करने से हम इससे बच सकते हैं। तो ये दोस्तों पूरा था एरा ऑफ फाइनेंशियल डिप्रेशन इज हियर। आई होप आपको समझ में आया होगा फाइनेंशियल डिप्रेशन क्या होता है बेसिकली, एंड आपको क्या लगता है फाइनेंशियल डिप्रेशन आया है, क्या आप सहमति रखते हो
इन सब पॉइंट से जो आपने अभी सुना, या आपका कोई और स्टैंड है तो आप वो भी बता सकते हो दोस्तों कमेंट स्टेड में। फील फ्री एंड यू आर वेलकम टू राइट एनीथिंग दैट यू वांट टू अकॉर्डिंग टू शालीनता से, कि आपके हिसाब से क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। दोस्तों 2 क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं मैं आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पसेस। थैंक यू सो मच। ये कुछ फेमस इकोनॉमिस्ट है दोस्तों, जिनके नाम कम से कम हमें पता होना चाहिए और इनका कुछ कंट्रीब्यूशन अगर हमें पता हो तो बहुत अच्छा हो दोस्तों। थैंक यू सो मच, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो विथ मोर एंड मोर पीपल, ताकि और लोगों को भी पता चले फाइनेंशियल डिप्रेशन होता क्या है। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। थैंक यू सो मच, नमस्ते, जय हिंद। These are some useful PD resources from the PD family. Make full use of them. Namaste, Jai Hind.